अंधेर देखकर चुप बैठने वाला मनुष्य न था। ज्यों ज्यों अधिकारियों की निरंकुशता बढ़ती थी त्यों त्यों उसका भी जोश बढ़ता था। रोज कहीं न कहीं व्याख्यान देता और उसके प्रायः सभी व्याख्यान विद्रोहात्मक भावों से भरे होते थे। स्पष्ट और खरी बातें कहना ही विद्रोह है। अगर किसी का राजनीतिक भाषण विद्रोहात्मक नहीं माना गया तो समझ लो उसने अपने आंतरिक भावों को गुप्त रखा है। उसके दिल में जो कुछ है उसे जबान पर लाने का साहस उसमें नहीं है। रमेश ने मनोभावों को गुप्त रखना सीखा ही ना था। वह सब कुछ सहने को तैयार बैठा था। अधिकारियों की आंखों में भी वही सबसे ज्यादा गड़ा हुआ था। एक दिन यशवंत ने रमेश को अपने यहाँ बुला लिया। रमेश के जी में तो आया कि कह दे, तुम्हें आते क्या शर्म आती है? आखिर हो तो गुलाम ही। लेकिन फिर कुछ सोचकर कहला भेजा, कल शाम को आऊंगा। दूसरे दिन वही ठीक 6 बजे यशवंत के बंगले पर जा पहुंचा। उसने किसी से इसका जिक्र ना किया। कुछ तो यह ख्याल था कि लोग कहेंगे कि मैं अफसरों की खुशामद करता हूँ, और कुछ यह कि शायद इससे यशवंत को कोई हानि पहुंचे। वह यशवंत के बंगले पर पहुंचा तो चिराग जल चुके थे। यशवंत ने आकर उसे गले से लगा लिया। आधी रात तक दोनों मित्रों में खूब बातें होती रहीं। यशवंत ने इतने में नौकरी के जो अनुभव प्राप्त किए सब बयान किए। रमेश को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यशवंत के राजनीतिक विचार कितने विषयों में मेरे विचारों से भी ज्यादा स्वतंत्र हैं। उसका यह ख्याल बिल्कुल गलत निकला कि वह बिल्कुल बदल गया हो, वफादारी के राग अलापता होगा। रमेश ने कहा, भले आदमी, जब इतने जले हुए हो तो छोड़ क्यों नहीं देते नौकरी, और कुछ ना सही अपनी आत्मा की रक्षा तो कर सकोगे। यशवंत, मेरी चिंता पीछे करना, इस समय अपनी चिंता करो। मैंने तुम्हें सावधान करने को बुलाया है। इस वक्त सरकार की नज़र में तुम बेतरे खटक रहे हो। मुझे भय है कि तुम कहीं पकड़े ना जाओ। रमेश, इसके लिए तो तैयार बैठा हूँ। यशवंत, आखिर आग में कूदने से लाभ ही क्या? रमेश, हानि लाभ देखना मेरा काम नहीं। मेरा काम तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। यशवंत, हठी तो तुम सदा के हो, मगर मौका नाजुक है, संभले रहना ही अच्छा है। अगर मैं देखता कि जनता में वास्तविक जागृति है तो तुमसे पहले मैदान में आता, पर जब देखता हूँ कि अपने ही मरे स्वर्ग देखना है तो आगे कदम रखने की हिम्मत नहीं पड़ती। दोनों दोस्तों ने देर तक बातें की। कॉलेज के दिन याद आए। सहपाठियों के कॉलेज की पुरानी स्मृतियां मनोरंजन और हास्य का अविरल स्रोत हुआ करती हैं। अध्यापकों पर आलोचनाएं हुई, कौन कौन साथी क्या कर रहा है इसकी चर्चा हुई। बिल्कुल यह मालूम होता था कि दोनों अब भी कॉलेज के छात्र हैं। गंभीरता नाम को भी ना थी। रात ज्यादा हो गई। भोजन करते करते 1 बज गया। यशवंत ने कहा, अब कहाँ जाओगे? यही सो रहो और बातें होंगी। तुम तो कभी आते ही नहीं। रमेश, तो रमते जोगी ही थे ही। खाना खाकर बात करते करते सो गए। नींद खुली तो 9 बज गए। यशवंत सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी रात को आगरे में भयंकर डाका पड़ गया। रमेश 10 बजे घर पहुंचे तो देखा पुलिस ने उनका मकान घेर रखा है। इन्हें देखते ही एक अफसर ने वारंट दिखाया। तुरंत घर की तलाशी होने लगी। मालूम नहीं क्यों कर रमेश की मेज की दराज में एक पिस्तौल निकल आया। फिर क्या था, हाथों में हथकड़ी पड़ गई। अब किसे उनके डाके में शरीक होने से इनकार हो सकता था, और भी कितने ही आदमियों पर आफत आ गई। सभी प्रमुख नेता चुन लिए गए। मुकदमा चलने लगा। औरों की बात तो ईश्वर जाने पर रमेश निरपराध था। इसका उसके पास ऐसा प्रबल प्रमाण था जिसकी सत्यता से किसी को इनकार न हो सकता था। पर क्या वह इस प्रमाण का उपयोग कर सकता था? रमेश ने सोचा, यशवंत स्वयं मेरे वकील द्वारा सफाई के गवाहों में अपना नाम लिखवाने का प्रस्ताव करेगा। मुझे निर्दोष जानते हुए वह कभी मुझे जेल न जाने देगा। वह इतना हृदय शून्य नहीं है। लेकिन दिन गुजरते जाते थे और यशवंत की ओर से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव न होता था, और रमेश खुद संकोचवश उसका नाम लिखाते हुए डरते थे। ना जाने इसमें उसे क्या बाधा हो। अपनी रक्षा के लिए वे उसे संकट में न डालना चाहते थे। यशवंत हृदय शून्य न थे, भाव शून्य न थे, लेकिन कर्म शून्य थे। उन्हें अपने परम मित्र को निर्दोष मारे जाते देखकर दुख होता था। कभी कभी रो पड़ते थे, पर इतना साहस न होता कि सफाई देकर उसे छुड़ा ले। ना जाने अफसरों को क्या महसूस हो, कहीं यह न समझने लगे कि मैं भी षड्यंत्रकारियों से सहानुभूति रखता हूँ। मेरा भी उनके साथ कुछ संपर्क है। यह मेरे हिंदुस्तानी होने का दंड है। जानकर जहर निगलना पड़ रहा है। पुलिस ने अफसरों पर इतना आतंक जमा दिया कि चाहे मेरी शहादत से रमेश छूट भी जाए, खुल्लम खुल्ला मुझ पर अविश्वास न किया जाए, पर दिलों में यह संदेश क्यों कर दूर होगा कि मैंने केवल एक स्वदेश बंधु को छुड़ाने के लिए झूठी गवाही दी। और बंधु भी कौन, जिस पर राज विद्रोह का अभियोग है? इसे सोच विचार में 1 महीना गुजर गया। उधर मजिस्ट्रेट ने यह मुकदमा यशवंत ही के इजलास में भेज दिया। डाके में कई खून हो गए थे और उस मजिस्ट्रेट को उतनी ही कड़ी सजाएं देने का अधिकार न था
जितनी उसके विचार में दी जानी चाहिए थी। यशवंत अब बड़े संकट में पड़ा। उसने छुट्टी लेनी चाही, मंजूर ना हुई। सिविल सर्जन अंग्रेज था, वह वजह से उसकी सनद लेने की हिम्मत ना पड़ी। बला सिर पर आ पड़ी थी और उससे बचने का उपाय ना सूझता था। भाग्य की कुटिल क्रीड़ा देखिए, साथ खेले साथ पड़े हुए दो मित्र एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। केवल एक कटघरे का अंतर था, पर एक की जान दूसरे की मुट्ठी में थी। दोनों की आंखें कभी चार ना होती, दोनों सिर नीचा किए रहते थे। यद्यपि यशवंत न्याय के पद पर था और रमेश मुलजिम, लेकिन यथार्थ में दशा इसकी प्रतिकूल थी। यशवंत की आत्मा लज्जा, ग्लानि और मानसिक पीड़ा से तड़पती थी और रमेश का मुख निर्दोषता के प्रकाश से चमकता रहता था। दोनों मित्र में कितना अंतर था, एक उदार था, दूसरा कितना स्वार्थी। रमेश चाहता तो भरी अदालत में उस रात की बात कह देता, लेकिन यशवंत जानता था रमेश फांसी से बचने के लिए उस प्रमाण का आश्रय न लेगा जिसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। जब तक मुकदमे की पेशियां होती रहीं तब तक यशवंत को असहाय मर्म वेदना होती रही। उसकी आत्मा और स्वार्थ में नित्य संग्राम होता रहता था, पर फैसले के दिन तो उसकी वही दशा हो रही थी जो किसी खूनी के अपराधी की हो। इल्जास पर जाने की हिम्मत न पड़ती थी। वह 3 बजे कचहरी पहुंचा। मुलजिम अपना भाग्य निर्णय सुनने को तैयार खड़े थे। रमेश भी आज रोज से ज्यादा उदास था। उसके जीवन संग्राम में वह अवसर आ गया था जिसका जब उसका सिर तलवार की धार के नीचे होगा। अब तक वह सूक्ष्म रूप में था, आज उसे स्थूल रूप धारण कर लिया था। यशवंत ने दृढ़ स्वर में फैसला सुनाया। जब उसके मुख से ये शब्द निकले कि रमेश चंद्र को 7 वर्ष की कठिन कारावास, तो उसका गला रूंध गया। उसने तस्वीर मेज पर रख दी, कुर्सी पर बैठकर पसीना पोंछने के बहाने आंखों से उमड़े हुए आंसुओं को पोंछा। इसके आगे तजवीज उससे ना पड़ी गई। रमेश जेल से निकलकर पक्का क्रांतिकारी बन गया। जेल की अंधेरी कोठरी में दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद वह दोनों के उपकार और सुधार के मंसूबे बांधा करता था। सोचता मनुष्य क्यों पाप करता है, इसलिए न कि संसार में इतनी विषमता है। कोई तो विशाल भवनों में रहता है, किसी को पेड़ की छां भी मयस्सर नहीं। कोई रेशम और रत्नों से मड़ा हुआ है, किसी को फटा वस्त्र भी नहीं। ऐसे न्याय विहीन संसार में यदि चोरी, हत्या और अधर्म है तो यह किसका दोष? वह एक ऐसी समिति खोलना का स्वप्न देखा करता जिसका काम संसार में इस विषमता को मिटा देना हो। संसार सबके लिए है और उसमें सबको सुख भोगने का समान अधिकार है। न डाका है, न चोरी। धनी अगर अपना धन खुशी से नहीं बांट देता तो उसकी इच्छा के विरुद्ध बांट लेने में क्या पाप? धनी उसे पाप कहता है तो कहे, उसका बनाया हुआ कानून दंड देना चाहता है तो दे। हमारी अदालत भी अलग होगी। उसका सामने वे भी मनुष्य अपराधी होंगे जिनके पास जरूरत से ज्यादा सुख भोगने की सामग्रियां हैं। हम भी उन्हें दंड देंगे, हम भी उनसे कड़ी मेहनत लेंगे। जेल से निकलते ही उसने इस सामाजिक क्रांति की घोषणा कर दी। गुप्त सभाएं बनने लगी, शस्त्र जमा किए जाने लगे और थोड़े ही दिनों में डाकों का बाजार गर्म हो गया। पुलिस ने उसका पता लगाना शुरू कर दिया। इधर क्रांतिकारियों ने पुलिस पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति दिन दिन बढ़ने लगी। काम इतनी चतुराई से होता था कि किसी को अपराधी का कुछ सुराग न मिलता। रमेश कहीं गरीबों के लिए दवाखाना खोलता, कहीं बैंक। डाके के रुपयों से उसने इलाके खरीदना शुरू किया। जहां कोई इलाका नीलाम होता वह उसे खरीद लेता। थोड़े ही दिनों में उसके अधीन एक बड़ी जायदाद हो गई। उसका नफा गरीबों के उपकार में खर्च होने लगा। तुर्रा यह कि सभी जानते थे यह रमेश की करामात है, पर किसी की मुंह खोलने की हिम्मत न होती। सभ्य समाज के दृष्टि में रमेश से ज्यादा घृणित और कोई प्राणी न था। लोग उसका नाम सुने कानों पर हाथ रख लेते थे। शायद उसे प्यासा मरता देखकर कोई एक बूंद पानी भी उसके मुंह में न डालता, लेकिन किसी की मजाल ना थी कि उस पर आक्षेप कर सके। इस तरह कई साल गुजर गए। सरकार ने डाकुओं का पता लगाने के लिए बड़े बड़े इनाम रखे। यूरोप से गुप्त पुलिस के सिद्धहस्त आदमियों को बुलाकर इस काम पर नियुक्त किया, लेकिन गजब के डकैत थे जिनकी हिम्मत के आगे किसी की ना चलती थी। आज की कहानी में यहीं तक। इसके आगे की अगली वीडियो में पढ़ेंगे।